अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते की हाइबरनेशन के बाद आपके सामने फिर हाजिर खिदमत हूँ। और नाज़रीन, आपको मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हम रोज़ देखते हैं, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी सारी नेशन जो है वो मुंतज़र थी और सब लोग देख रहे थे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद जो हैं, और उसमें उन्होंने ऐलान करना था जजेस की बहाली के हवाले से। तो वो ऐलान आ चुका है। उन्होंने फरमाया है कि 12 मई को जजेस जो हैं वो बहाल हो जाएंगे और बाकी भी तफसीलात जो हैं उन्होंने आपके सामने पेश की हैं। उसके ऊपर आज हम तजिया करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब फ़ारूक सुहेल गोविंदी साहब, रिनाउंड नेम इन पॉलिटिक्स और इंटेलेक्चुअल इन व्हाट नॉट। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत पुराने सहाफ़ी और बहुत ही तजुर्बाकार कोहना मश्क सहाफ़ी जनाब तारिक वारसी साहब। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, गोविंदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके मुख्तलिफ जो जुज़ियात हैं उस पर आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि देखें कि इसका इम्पैक्ट जो है वो आइंदा पॉलिटिकल सिनेरियो पर क्या पड़ेगा। गोविंदी साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मैंने कहा कि हर आदमी इसका मुंतज़िर था और हर आदमी ये देखना चाह रहा था कि आज क्या ऐलान होने जा रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए जी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ी रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ऐसी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं लास्ट 4-5 मंथ्स में, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरी लास्ट ईयर से जो क्राइसिस चल रहा है जुडिशरी का, और उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद नई पॉलिटिकल सिनेरियो बना, उसमें नई पॉलिटिकल पार्टीज का पोस्ट इलेक्शन एक अलायंस बना पार्लियामेंट के अंदर। तो जो चीज़ें नज़र आ रही थी कि मखलूत हुकूमत के जो बड़े पार्टनर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, इनकी कुछ चीज़ों पर डिफरेंसेस हैं जो कि एक हिस्सा होता है डेमोक्रेसी का, उसके इख्तलाफात होते हैं। तो आज का चूंकि एक खबर थी कि डेडलॉक है, फिर दुबई में मुज़ाकरात हुए, उसके राउंड हुए, पहले शहबाज शरीफ साहब गए, फिर मियाँ साहब गए और फिर हुए। तो आज चूंकि ये मुझे एक चीज़ अभी तक हैरानकुन है कि ये ऐलान जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों अलायंस पार्टी कर सकती थी, तो ये अकेले एक पार्टी ने क्यों किया, और उसका भी रद्द अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आना है। और ये 10 दिन क्यों दिए गए? अगर ये है तो 2-3 दिन के अंदर भी ये रेजोल्यूशन पेश की जा सकती है। तो इसलिए आज की जो रेजोल्यूशन का जो अनाउंसमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मैं इसको 2 एंगल से देखता हूँ। एक ये कि ये एक जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशनल जो सी है राइट्स की जो स्ट्रगल है उसका मसला है। दूसरा, पाकिस्तान के अवाम मुंतज़िर हैं कि हम इस क्राइसिस से निकलें जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जो जुडिशरी का क्राइसिस है, जो पॉलिटिक्स का क्राइसिस है, फिर रियल पॉलिटिक्स की तरफ आए। और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है हुकूमत में आने के बाद भी कह रहे हैं कि हमारी रियल पॉलिटिक्स जो है वो हम इकोनॉमिक्स के साथ ज्यादा जोड़ते हैं, रियल एजेंडा कहते हैं अवाम की फलाह बहबूद। तो पाकिस्तान के अवाम 2 पहलू से इसको देख रहे हैं कि जुडिशरी का मसला किस तरह रिजॉल्व होता है, ये जो क्राइसिस चल रहा है 1 साल से, और उसके कई फेजेस हैं। दूसरा कि रियल पॉलिटिक्स, लोगों का मसला है आटा, लोगों का मसला है बिजली, पानी, तालीम, सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, लैंड ऑर्डर। तो पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते कि लोगों का सिर्फ मसला जुडिशरी है। वो ये समझते हैं कि अगर ये मसला रिजॉल्व हो गया तो बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अवाम के, जिनका पार्टियों का दावा है सारी कोलिशन पार्टी के हम गुर्बत को खत्म करेंगे या कम करेंगे, हम आटे का बहरान खत्म करेंगे, एनर्जी क्राइसिस है, सिक्योरिटी है, एजुकेशन है। तो इस हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये एक ब्रेक थ्रू है पॉलिटिक्स में, लेकिन देखना यह है कि दूसरी पार्टी का रद्द अमल क्या आता है और अगले 10 दिन में क्या कैचेस हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये एक चीज तय हो गई कि डेडलॉक टूट गया है। डेडलॉक टूट गया है। एक बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बड़ी वाशगाफ अल्फाज में कह दी, मेरा जो अपना अंदाजा है, मैंने मियां साहब की जो प्रेस, कि वो हुकूमत में रहें ना रहें, इत्तेहाद में रहें ना रहें, या जो भी वो अगला प्रैक्टिकल स्टेप लें, वो जुडिशरी की रेस्टोरेशन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। और आपको मैं अर्ज करता चलूं, देखें पॉलिटिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक होती है जो विजिबल पॉलिटिक्स होती है, एक होती है इनविजिबल पॉलिटिक्स। एक पत्ता होता है जो शतरंज का नजर आ रहा होता है कि आप ये चाल चलेंगे तो इसका ये रिजल्ट, एक होता है उसके जो बाई प्रोडक्ट होती है। मियां साहब का जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो इस सारे क्राइसिस में ये समझते हैं कि वो जुडिशरी के इश्यूज पर पॉपुलर हुए हैं और वो अनएक्सपेक्टेडली सीटें लेके गए हैं 2008 के इलेक्शन में। तो वो ये समझते हैं कि हम इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रिप्लेस करेंगे पॉलिटिक्स में, कि हम हमारे जो से स्टैंड्स हैं रेडिकल हैं। बट ही हैज ऑल द राइट्स टू डू इट। ये जो आपने स्टैंड्स की बात की, इस पे मैं बात करूंगा क्योंकि एक लीडरशिप का जो फलसफा है उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन तारिक वारसी साहब, जरा आप मुझे बताइएगा कि आज का जो ऐलान हुआ है 12 मई क्यों 11 मई क्यों नहीं, 13 मई क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि ये एक, इसे आप उसने इत्तफाक कर लें या इसको इत्तफाक का कोई दूसरा नाम दे लें,
12 मई लोगों के जहनों में एक, मैं समझता हूँ कि इतना एक वाज़े तौर पे एक मुर्तसम हो चुका है 12 मई 2007। ये कोइंसिडेंट है, उसने इत्तेफाक कर लें ये 12 मई डेट रखी गई है। अब क्यों रखी गई है ये तो जी हम करेंगे, आप करेंगे या लोग करेंगे कि भाई 12 मई डेट क्यों रखी गई थी। मुमकिन है ये 10 दिन जो दिए गए हैं इसमें कुछ और भी सूरत हाल जो है को खुल के सामने आ जाएगी। मियाँ साहब ने तो एक वादे ऐलान कर दिया कि 12 मई को जजेस जो है आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जब आप देख रहे थे तो कैसा बॉडी लैंग्वेज मियाँ साहब की कैसी थी, जिसमें कुछ टेंशन भी नजर आ रही थी, एक रिजॉल्व भी नजर आ रहा था और एक कमिटमेंट भी नजर आ रही थी कि नहीं हमने जो काम पहले दिन करना था वो आज हमने कर दिया है। मेरा ख्याल है कि आजकल बॉडी लैंग्वेज की या जो जैसे बदनी हरकत आप कहते हैं वो उसकी बहुत सारी बातें हो रही हैं। ख़ास तौर पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस हवाले से बहुत सारी बातें जो है सामने आती हैं कि भाई वो जब बंदा एक बात कर रहा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, क्या वाकई जो उसकी इनर फीलिंग थी वही उसके चेहरे से यहाँ हो रही थी, मुनकस हो रही थी या नहीं हो रही थी। अगर वो एक बंदा बात कर रहा है और पूरी सिंसियरिटी से, पूरी खुलूस के साथ किसी मौजू पे बात कर रहा है और बहुत बड़े एक फैसले का ऐलान कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उस तनाज़ुर में उस बात को लेना चाहिए। आप बॉडी लैंग्वेज के पीछे भागते फिरेंगे तो फिर उसी तरफ ही हम भागते रहेंगे। मसला ये है कि उन्होंने आज ऐलान किया है कि 12 मई को जजेस बहाल हो जाएंगे और एक करारदाद जो है वो पार्लियामेंट में या कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। इसका भी जरा जवाब दें जो गोविंदी साहब ने सवाल शुरू में उठाया था और जो पूछना मैंने था इन्होंने फिर से खुद ही उठा दिया। मुझे ये बताएं कि ये आसिफ जरदारी साहब ने और मियाँ साहब ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं जॉइंट, लेकिन आज क्यों नहीं की, अगरचे दोनों पाकिस्तान में हैं? रात को जो बात हुई थी, जो कल मुज़ाकरात दुबई में ख़त्म हुए, तो उसके बाद फ़ौरन ये बात सामने आ गई थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान जाके ये सारी जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो नतीजा सामने आया उसका ऐलान करेंगे। अगर तो वहाँ ये तय हो जाता कि दोनों करेंगे फिर तो ठीक था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस मीटिंग में आखिर में ये फैसला किया गया कि मियाँ साहब इस बात का ऐलान करेंगे और उसके बाद जरदारी साहब के वाले से जो बात सामने आई कि वो अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। लेकिन अब हमें रद्द-ए-अमल के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल जो है वो इस पर क्या आएगा और किस तरह का आएगा, क्योंकि मियाँ साहब ने तो अपनी तरफ से कह दिया। एक चीज़ गोविंदी साहब जो आप कह रहे थे कि जो लीडरशिप है उसका जो मॉडल है वो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे थे कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए इंसान में, पॉलिटिक्स में। आप कई दफ़ा ऐसे मामलात आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उसमें कुछ नज़र आ रहा था कि मियाँ साहब ने गिव एंड टेक किया है और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जाके उन्होंने कुछ चीज़ों पे कंसीड किया है। जरदारी साहब की जो बात थी वो मानी है और इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने गिव एंड टेक करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। नहीं, मेरा ख्याल उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी तो अपने पार्टनर के साथ की है, लेकिन उनका आज बड़ा रेडिकल और बड़ा एग्रेसिव गुफ्तगू थी और उन्होंने कहा कि हम पोल्यूशन ख़त्म करना चाहते हैं डेमोक्रेसी में, और उनका इशारा सदर की तरफ था। तो मेरा जो ख्याल है एक तीसरी ऑप्शन पे काम हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को अलहदा कर दिया जाए। तो मुमकिन है अब डिटेल्स आपको चंद घंटों बाद सामने आनी शुरू होंगी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान रद्द-ए-अमल देंगे। तो ये वैसे जो ट्रांजिशन पीरियड होता है डेमोक्रेसी में कई मुल्कों में हुआ है। टर्की के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा हैं, ये आम सुयो मोटो पावर इस्तेमाल करके आटे का मसला हल किया जाए और असम्बलियों के इशूज़ या मार्शल लॉ या फौजी आमरीत, तो ये रिजॉल्व उन्होंने किया था। मुमकिन है पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई फार्मूला तय कर लिया हो कि जजों की बहाली भी हो और उसके साथ कुछ रिफॉर्म्स भी की जाए। चूंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू बन गया, मेरा ख्याल ये कुछ यहाँ मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बात करता हूँ। मियाँ साहब की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो उनसी है वह 12 अक्टूबर 1999 से शुरू होती है, इसलिए वो ज़्यादा इस पर बड़े जख्मी नजर आते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 के वो जो एक होता है हिस्टोरिकल रिवेंज लेना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उनसे हैं वो जुडिशरी के जरिए एक डिक्टेटर की हुकूमत में फांसी पर चढ़ाए गए, जिसको जुडिशल मर्डर कहते हैं। और पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री ऐसी विक्टिमाइजेशन की ज्यादा हिस्ट्री रखती है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो 4 दिन पहले इंटरव्यू दिया जो बड़ा हाईलाइट हुआ, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी एक पूरी इनसाइट पता चली पॉलिटिक्स का, और उन्होंने ये बात खुल के कही कि हमारे साथ ये बड़ा कुछ हुआ है और आइंदा अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले विक्टिम हम फिर होंगे। तो पीपल्स पार्टी जिसको कि आप एक जरूर रखें कि पीपल्स पार्टी जिसको हमेशा कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट इससे कभी खुश नहीं होती, तो पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं कि एक अपनी तरह की ज्यादा मेच्योरिटी का सबूत। मेच्योरिटी का मतलब क्या ये है कि आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट कभी खुश नहीं होती, लिहाजा इस दफा एस्टैब्लिशमेंट को जरा खुश कर दिया जाए? ये नहीं, वो ज्यादा धीरे धीरे चलना चाहती है। देखें
एक बात, इस बात का क्रेडिट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जाता है, जिन्होंने ये सारा, कहना चाहिए मेरी माजरत के साथ, कि सारा गंद अपने सर पे ले लिया कि वो डील कर रही हैं सिस्टम के साथ। उन्होंने एनआरओ किया, उस एनआरओ के बेनिफिशियरी मोहतरमा हुई जो कि खुद शहीद हो गई, उस एनआरओ के मियां साहब भी बेनिफिशियरी हैं, पूरी फैमिली बेनिफिशियरी है। वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने रास्ता बनाया, लेकिन सियासत में देखें, सियासत में आप यहां तो इनकलाबी सियासत करें, यहां आप ये देखें ये जो सियासत है मियां साहब की या पाकिस्तान की पार्टी, रियल पॉलिटिक्स का जो आप बात कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि जहां पे फायदा नजर आए चलो तुम उधर को हवा हो जिधर। दिस इज व्हाट रियल पॉलिटिक्स इज। पॉलिटिक्स तो ऐसे तो नहीं होती कि स्ट्रेट आप जा रहे हैं और आगे पहाड़ है, कहें जी मैंने तो चूंकि सीधा चलना था और रास्ता बदलना पड़ता है। पॉलिटिक्स में मैं हमेशा एक बात अर्ज करता हूं कि आग और पानी अपना रास्ता खुद बनाते हैं और वो बदलता है रास्ता, दरिया भी अपना रास्ता बदलते हैं, इसी तरह सहाफत और सियासत भी अपना रास्ता बनाती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सी है वो कोई गंदी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है और वो कोई कंप्रोमाइज कर रही है। देखें वो अपने एजेंडे के साथ अगर वो ये कहते हैं कि हम तो सिस्टम बदलना चाहते हैं, तो उसमें तो जुडिशरी भी एक इशू आ जाता है। जुडिशरी का मतलब ये नहीं कि 40-50 जजों की बहाली, वो कहते हैं टोटल रिफॉर्म्स की जाए पाकिस्तान का सिस्टम बदलने की। तो अगर वो ये कमिटमेंट कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो मैं कहता हूं ये तो बड़ी अच्छी कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को उनको कहें कि आप पूरा करें। अच्छा, लेकिन जहां तक यह रहा मियां साहब का, आपने कहा कि जुडिशरी का, ये यकीनन एक उनका अच्छा स्टैंड है। हम इसकी कभी, चूंकि अगर आप एक डेमोक्रेट हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कभी बाईपास नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिक्स में देखें बड़ा कुछ, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंप्रोमाइज करनी पड़ते हैं पॉलिटिक्स में। और वो क्योंकि पाकिस्तान में एक अलमिया ये हुआ है, सॉरी टू से, कि पॉलिटिक्स को कहा गया कि ये कंप्रोमाइज को, जो कि एक पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, कि ये गंद है, ये एस्टेब्लिश किया गया है कि सियासत गंद है या सियासतदान करप्ट है या गंद है। ऐसे नहीं होता, क्योंकि सियासत कर रहे हैं, आपको जंग बंदूक लेके सामने किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहे। सियासत है कि आप लीडरशिप ने अपनी आवाम को भी बचाना है, मुल्क को भी बचाना है और अपना रास्ता भी बनाना है। ठीक है वारसी साहब, लीडरशिप की जब बात आती है तो इसमें जरा मुझे आपका तजुर्बा चूंकि ज्यादा है, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि क्या कॉम्प्रोमाइज कर लेना जो है ये लीडरशिप को कहा जाएगा कि ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, या वो उसूलों के ऊपर डट जाना? एक तरफ हम कायद-ए-आज़म का मॉडल बड़ा गिनवाते हैं और कहते हैं कि जी वो कायद-ए-आज़म इस तरह के थे और कभी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे और ख़ासतौर पे प्रिंसिपल्स पे नहीं करते थे। तो ये कौन सा मॉडल रेलेवेंट कौन सा है आजकल हमारे लिए? देखिए जी, बात दोनों लीडरों की हो रही थी। मैं समझता हूँ कि दोनों लीडर वो ज़ख्म खुर्दा हैं कोई ज़्यादा कह लें, कोई कम कह लें, लेकिन दोनों को इस सिस्टम पे का निशाना बनाया गया है और इसमें मेरा ख्याल है कोई अखफाक की बात है नहीं है, और भरोसा भी नहीं है। भरोसा। दूसरा, कायद-ए-आज़म का नाम लिया जाता है। देखिए, एक असूली सियासत होनी चाहिए जो इस मुल्क का मुकद्दर होना चाहिए था। अब तो मैं ये कहूँगा कि एक बेअसूली जो है वो असूल बन गया हुआ है। हाँ जी, कंप्रोमाइज़ की आपने बात की है। गिवन सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ होते हैं, जैसा कि सियासत में कहा जाता है, लेकिन जब तक आप अपने असूल पे कारबंद रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसमें आप गिव एंड टेक कर सकते हैं। किसी का नुकसान, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी की, फिरोज वाला नहीं लिया लास्ट डेज में। गिवन सिचुएशन में आप दूसरे की बात जो है वो आप सुनेंगे, अपनी आप सुनाएंगे, और फिर उसके बाद कंसेंसस की सूरत में जो सामने आएगा उस पर दोनों पार्टियां, दोनों फ्रीक, दोनों ग्रुप या दोनों लीडर जो हैं वो साथ करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो गुज़श्ता 1 माह 1.5 माह से जो सूरत हाल चल रही थी ऐलान मरी के बाद, लोगों को खुशखबरी दी गई कि भाई जजेस जो हैं वो 30 अप्रैल तक बहाल हो जाएंगे, 30 दिन में बहाल हो जाएंगे। जो नहीं हुए, वो डेडलाइन गुजर गई। अब लोगों के तो बेशुमार मसाइल हैं, जैसा कि उन्हें सब भी जिक्र कर रहे थे। तो अब सबसे एक बुनियादी मसला जिसको कि अवलियत दी गई है, जिसको अहमियत दी गई है, जिसके बारे में बैरून मुल्क जाके लीडरों ने बात की है और मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ से डैश किया, तो वहाँ जाके फिर एक कंप्रोमाइज़ की सूरत सामने आई, जिसका आधार आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जो बातें सामने आई हैं सारी, तो ये गिव एंड टेक का मसला है। जैसा कि कहा कि जरदारी साहब ने कंसीड किया, कुछ मियाँ साहब ने कंसीड किया, कुछ उन्होंने बात मनवाई, कुछ उनकी मानी गई। जैसे कि ये कहा गया कि भाई रेजोल्यूशन के ज़रिए जजेस की बहाली 12 मई को हो जाएगी। ये एक सबसे अहम बात जो है सामने आई। दूसरी जो बात, ये आईनी पैकेज है वो भी लाया जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि दोनों इकट्ठे साथ जो है पेश किए जाएंगे, लेकिन इस पे ज़ाहिर है कि इख्तिलाफ राय था। बुनियादी बात तो जजों की थी, बहाली की। उसके बाद आप
जो मर्जी सिफारशात ले आएँ। अगर आप जुडिशरी में कोई इस्लाहात चाहते हैं वो आप ले आएँ। पार्लियामेंट बैठी है, सुप्रीम एक बॉडी बैठी है, उसमें ज़ेर बहस लाएँ सारे मामलात को जो गुज़श्ता 60 साल से चले आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जी अदलिया ने ये किया, अदलिया ने वो किया, अदलिया की वजह से कुछ लोग विक्टिमाइज हुए, कुछ लोगों को इंसाफ नहीं मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात की गई है। तो ये सारी सूरत हाल सामने आती रही है। वो भी एक बहुत बड़े लीडर थे और जो उनके जो जुडिशल मर्डर हुआ है, ठीक है, ये एक तयशुदा बात थी कि भाई ये हुआ है, इससे कोई मेरा ख्याल बहुत कम इनकार होगा, लेकिन इससे इख्तलाफ भी लोगों को है कि भाई एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है और जो बातें की गई हैं और जो 12 मई के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पैकेज आता है और कमेटी भी एक बना दी गई है, जो पहले तो ये करारदार जो है 12 मई के हवाले से वो ड्राफ्ट की जाएगी और मेरा ख्याल है 5 दिन उनको दिए गए कमेटी को कि वो फैसला कर लें। बल्कि ये भी अब कहा जा रहा था कि पहले क्या इस बारे में कोई करारदाद का मसवदा तैयार नहीं किया गया, 1 महीना गुजर गया। मेरा ख्याल है इस पर काम होता रहा है और कोई तातुल जब पैदा हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि कितना टाइम लगता है, लेकिन इसका मैं जवाब आपसे लेता हूं। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक लीडर जनाब एहसन इकबाल साहब और वफाकी वज़ीर तालीम एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं लाहौर से। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसन साहब, आज आप भी माशाल्लाह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पहले इजलास में भी मौजूद थे। आज फैसला आ गया है, आज इस पूरी कार्रवाई के बारे में आप कौम को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज यकीनन पूरी कौम के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान की 60 साल तारीख में पहली बार ये होने को चला है कि वो अदलिया जिसे एक डिक्टेटर ने गैर आईनी तौर पर बरतरफ किया था, उसे जमहूरियत पसंद कुव्वतें जमहूरी अमल के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए बहाल करने चली हैं। और ये वाकई पाकिस्तान में एक अदालती तारीख में और सियासी तारीख में संगीन वाकया होगा और मैं समझता हूं कि इससे हमें बड़ी हद तक मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की हौसला शिकनी करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें ये पेश नजर रखना चाहिए कि यहाँ हमारे पेश नजर 2 मकासद थे। एक मकसद ये था कि हम अदलिया को बहाल करवाएं, जिसके लिए पूरी कौम ने बेमिसाल कुर्बानियां दी, जिद्दोजहद दी, कई लोगों की जानें कुर्बान हुई, सिविल सोसाइटी वकला 1 साल से अपना प्रैक्टिस छोड़ के इसमें लगे हुए थे, सियासी कारकुन जेलों में गए, मीडिया ने कुर्बानी दी। लेकिन उसके साथ साथ 18 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने आमरीत की साजिशों के खिलाफ एक तारीख साज मैंडेट दिया और कहा कि वो जमहूरी हुकूमत के जरिए इस मुल्क में आमरीत के साए खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा वो कोलिशन गवर्नमेंट जो इस मकसद के लिए कायम हुई कि जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे आइन के अंदर जो वायरस दिया गया है आमरीत का, जो तरामीम डाली गई हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। जो इस कोलिशन से हमें एक इम्कान पैदा हुआ है, हम कोई ऐसा काम भी ना कर बैठे कि जिससे ये कोलिशन टूट जाए, और ये कोलिशन अगर टूटेगी तो जनरल मुशर्रफ की फतह होगी। वो फिर दोबारा काफ लीग के उन सियासतदानों से मिलकर, जिनसे मिलकर वो अभी बदस्तूर मुलाकातें कर रहे हैं, वो फिर एक गैर आईनी खेल आगे खेल सकते हैं। लिहाजा हमने कोलिशन को भी इंटैक्ट रखना था, इसलिए नहीं कि हम इक्तदार में रहना चाहते हैं, हम वो बड़े मकासद हासिल करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क में आमरीत को खत्म करके जमहूरियत को मजबूत करके हासिल करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम अदलियत की बहाली को यकीनी बनाना चाहते हैं। तो हमने इन दोनों मकसद को हासिल कर लिया। एहसन साहब, ये जो मकासद आप कह रहे हैं बड़े आला और अरफा मकासद हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा ये भी बताते जाएं कि ये जो भी सूरत हाल बनी है पैकेज के हवाले से, और खबरें आ रही हैं कि टेन्योर जो है वो कम किया जाएगा चीफ जस्टिस का या कुछ और किया जाएगा, उसके हवाले से भी कुछ आप हमें बताएंगे? देखिए, अभी पहले जो बहस चल रही थी जजेस की बहाली को किसी आईनी पैकेज से मशरूत किया जाए, और हमारा ये मौक़िफ़ था कि ऐलान मरी में हमने अनकंडीशनल रेस्टोरेशन की बात की है। उसी तरह आप देख रहे हैं कि ये अनकंडीशनल रेस्टोरेशन होगी। उसके साथ ही जैसे आपको आज ये मालूम हुआ होगा कि आईनी माहिरीन जो मुल्क के बेहतरीन दिमाग हैं, उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है कि जो पाकिस्तान में अदलिया की आजादी, आइन की बालादस्ती के हवाले से ऐसा आईनी पैकेज तैयार करेगी जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। इससे हम अदलिया की आजादी के असूल को भी कबूल करेंगे, उसे अपने यानी कि बर्दाश्त करते हुए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उसकी रूह मुतासिर हो, और दूसरी तरफ हम आगे की तरफ चल सकें कि जिससे हमारा जमहूरी अमल मजबूत हो। तो कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा आईनी पैकेज
जिससे अदलिया की आजादी मुतासर होती हो, जिससे जनरल मुशर्रफ के 3 नवंबर के कदम का साया दोबारा हमें अपनी अदालतों पे पड़ता दिखाई दे, वो मुमकिन नहीं है। चूंकि उस कमेटी में जो लोग हैं, इत्तेजाज हसन साहब हैं, हफीजुद्दीन पीरजादा साहब हैं, उसमें फखरुद्दीन इब्राहिम जैसे नाम है, उसमें और वजीर कानून भी होंगे और भी 1-2 वकील होंगे। तो इन लोगों के होते हुए जो भी आईनी पैकेज आएगा वो यकीनन ऐसा होगा जो पाकिस्तान में अदालतों की मजबूती, आजादी और जमहूरियत की मजबूती और बालादस्ती को यकीनी बनाएगा। लेकिन इसमें ऐसे सब मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि वकला ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अगर उनके टेन्योर में या उनकी रिटायरमेंट की एज हवाले से अगर कुछ भी चेंजेस आती हैं तो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। तो जो फैसला हुआ है, जो फैसला जरदारी साहब के साथ हुआ है, वो क्यों नहीं बता दिया जाता कौम को, ताकि वो इस जो कंफ्यूजन है उसमें से निकल सके। हम कोई ऐसा ऐलान नहीं कर सकते जो उस आईनी कमेटी के काम को पहले से मुतय्यन करे। ये उस आईनी कमेटी ने तय करना है कि किस तर्ज का हम आईनी पैकेज बनाएं, और उसमें वकला के नुमाइंदे भी हैं, आईनी माहिरीन भी हैं, और ये सारे वो आईनी माहिरीन हैं कि जिनकी अकल, दानिश, समझ पर कौम का इत्तफाक है। तो इनके जरिए हम इंशाल्लाह एक ऐसा पैकेज लाएंगे जो वकला की उम्मीदों के मुताबिक भी होगा और जो अदलिया की आजादी को भी यकीनी। और ये भी तयशुदा बात है कि कितने दिन के बाद पैकेज आएगा एहसन साहब? जी, ये जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द लेकर आया जाए। अच्छा, दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि ये 12 मई के हवाले से एक कंफ्यूजन सा उठ रहा है कि 12 मई की डेट क्यों रखी गई है, 11 या 13 क्यों नहीं रखी गई? देखिए, वो 12 मई जो है वो मंडे का दिन है, और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। 12 मई जो है वो तारीखी दिन है कि जिस दिन खाक और खून की नदियां बहीं और कौम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी इस मकसद के लिए। अगर ये तारीखी दिन उस दिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो यकीनन ये उन बेगुनाह लोगों को जिन्होंने अदलिया की बहाली के लिए कुर्बानी दी बहुत बड़ा खराज तहसीन होगा। चलें एहसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर तालीम और मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इसका पूरा बैकग्राउंड क्या था और करारदाद के हवाले से भी उन्होंने बताया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पैकेज है वो कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द आ जाए। और इसमें आप मुस्कुरा रहे थे गोविंदी साहब, क्या आपने फील किया एहसन साहब की बात में? कुछ उन्होंने उन्होंने बड़ी अहम बात की है, बिकॉज़ ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन चंद लीडरों में हैं जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल बात की, अगर आपने नोट की है, कि अब सारा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस उस आईनी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में है, जिसमें के पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं, आईनी माहिरीन और वकला के लीडर चौधरी इत्तेजाज साहब भी हैं। तो अब वो जो फैसला करेगी, आपने जो सवाल किया कि उसमें जो उनकी रिटायरमेंट की, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी हुई है और सियासत में होनी चाहिए, क्योंकि सियासत जो है वो जिद का नाम नहीं है। जिद जो होती है वो डेथ और तबाही की तरफ ले जाती है। मुझे इसका जरा फर्क बता दें, आज जरा इसका फैसला हो ही जाए। जिद जो है वो जिद और उसका मुकाबला है उसूल पर खड़े हो जाने का, इसमें दोनों में जरा मुझे फर्क। तारिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अगर आप अपनी आइडियोलॉजी पर कायम रहें, अगर आप अपने प्रिंसिपल पर कायम रहें, आप स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं। पॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली बदली जा सकती है असूलों पर। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। आप अपने नजरियाती स्टैंस को, पीपल्स पार्टी और नून का नजरियाती स्टैंस फर्क नहीं है। नून तो अभी अभी रेडिकल हुई है, माजरत के साथ, ये तो अभी रेडिकल हुए। पीपल्स पार्टी वाले तो शुरू से नजरियाती और इस किस्म की सियासत करते आए हैं। वो तो आर्टिकल 6 उन्होंने, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो बानी हैं इस आइन के 73 के, उन्होंने आर्टिकल 6 रख के ये तस्वर कर लिया था कि अब मिलिट्री कूड ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक टेलीफोन की कॉल पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फोन करता है कि जनाब यू आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर। सो ये बात मैं जो कह रहा हूं कि नजरियाती, आइडियोलॉजिकल और प्रिंसिपल स्टैंड्स रखते हुए आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ये सियासत जिद का नाम नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज करके आप कोई डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक इंटेलेक्चुअल ऐसी कैंपेन चलाई गई है सियासतदानों के खिलाफ कि जी आप सियासतदान तो, मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा टॉलरेंस अगर इंटेलिजेंशिया में किसी तबके में है तो वो पॉलिटिशियन होते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं सारा सिलसिला डायलॉग का, ये इस चीज का सबूत है कि डायलॉग के जरिए तमाम मामला हल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून के डायलॉग हुए। मैं यहाँ एक बात जरूर करना चाहूंगा, कई लोगों ने ये इतराज किया जी दुबई क्यों हुए, तो दुबई में तो सारे प्राइवेट टीवी चैनल्स के वहां
स्टेशन हैं तो ये चैनल क्यों बाहर लेके गए, ये बातें इररेलीवेंट हैं, इनका रियल इश्यूज के साथ कोई नहीं है। आसिफ जरदारी साहब ने समझा कि वहां पे महफूज मुज़ाकरात हो सकते हैं, अवॉइड किया जाता है। जब माजी में भी मुज़ाकरात बड़ी बड़ी लीडरशिप ने किए दुनिया में, अगर आप देखें तो वो जाके बड़े दूर दराज मकाम पर करते हैं, तो ये एक तरीकाकार होता है, इस पे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ओस्लो भी पहुंच जाते हैं। चलें, इस पे मजीद बात करेंगे। नॉर्वे और ओस्लो की बात भी होती रहेगी और साथ साथ कंसेशंस की भी बात होगी जो आज हुई हैं। लेकिन चलते हैं दोबारा लाहौर और बात करते हैं मुस्लिम लीग नवाज के एक और रहनुमा और कानूनी माहिर जनाब सैयद जफर अली शाह साहब से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब, आज आपको मुबारकबाद दी जाए और आप कौम को मुबारकबाद देना चाहेंगे आज के फैसलों के ऊपर कि आज फैसला हो गया है कि 12 मई को अदलिया बहाल हो जाएगी, और नवाज शरीफ साहब आज बड़े अपबीट नजर आ रहे थे इस ऐलान करते हुए। देखिए जी, मुबारकबादें तो खैर किसानों साहब उसी वक्त होती हैं जब कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी ऐलान या कोई भी इंसान का तकमील पर पहुंच जाता है, तो मुबारकबाद तो असल में उसी वक्त दी जाती है और दी जाती है। लेकिन बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रेक थ्रू हुआ है कि चूंकि दो बड़ी जमातों का जो इत्तेहादी हुकूमत भी है और दो जमातों का बड़ा रोल है, और दोनों की इत्तेहाद और ऐलान की वजह से ऐलान मरी जो कि एक बहुत अहमियत इख्तियार कर गया था और उसके बाद डेडलॉक आते रहे, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये दुबई के 3 दिन के बाद आज जो कुछ बाहर आया है और जो कुछ आवाम तक पहुंची है बात, मैं समझता हूँ कि ये इस लिहाज से उम्मीद अफजा है कि काफी हद तक उम्मीदें लग गई है कि अदलिया 2 नवंबर वाली जो है वो शायद अब बहाल होती नजर आती है। लेकिन इसमें साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज भी किया है। कॉम्प्रोमाइज किस बात का? मसलन उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया है कि जो पुराने जजेस हैं और जो नए जजेस हैं उनको रिटेन किया जाएगा, और उन्होंने ये फरमाया है कि आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि जो नए जजेस आए थे उनको रिटेन कर लिया जाए, तो ये कॉम्प्रोमाइज तो है। इसको कुछ भी सर कहा जा सकता है, ठीक आप कह रहे हैं, इसे कॉम्प्रोमाइज भी कहा जा सकता है, लेकिन जब एक बड़े मकसद के लिए और फिर जब इस किस्म के इत्तेहाद होते हैं और फिर जमातें भी ऐसी जिनके अपने अपने ख्यालात, अपने अपने प्रेशर, अपने अपने उनके अंडरवाइज वगैरह वगैरह, तो इस किस्म की सूरत हाल में इस किस्म का ले दे यकीनन होता है ताकि कोई इत्तेहाद में ब्रेक भी ना आए, स्मूथली काम भी हो और जो बड़े टारगेट है उनको अचीव भी कर दिया जाए। लेकिन शाह साहब, क्या आपने इस अनाउंसमेंट से पहले वकला के नुमाइंदों से बात की है? क्या उन्हें एतमाद में लिया गया है? क्या आपके इन तमाम इकदामात को और ऐलानात को वो कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं चूंकि आपको पता है मैं बड़ा बुलंद कबीर आदमी हूँ, मैं नहीं समझता कि वकला जो है, 2 वकला के एक सुप्रीम कोर्ट बार सेशन के सदर एतजाज को कमेटी में भी रखा गया है, मुझे नहीं पता कि उनका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन वकला जिनकी 1 लाख की तादाद बनती है और उनके मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड भी और वैसे भी एक्शन कमेटी के हवाले से भी, तो अब जब तक आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं समझता हूँ कि कल तक वकला और वकला के नुमाइंदों और उनकी जो तंजीमें हैं उनके मुंतखब नुमाइंदों का रिएक्शन कल और परसों तक आ जाएगा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकेगा कि वकला जो हैं वो इस ऐलान को और इस दुबई मुज़ाकरात के खात्मे के बाद होने वाले ऐलान को किस अंदाज से और किस नजर से देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सस्पेंस अभी जारी है, और शाह साहब मुझे लग रहा है कि अभी तक चूंकि पीपल्स पार्टी का भी रिएक्शन नहीं आया, वकला का भी रिएक्शन नहीं आया, तो क्या आप समझते हैं कि ये सस्पेंस जारी रहेगा? और खुदा न खास्ता अगर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव खुदा न खास्ता आ गया, तो फिर कहां पे हम खड़े होंगे? ज़ाहिर है जी, फिर अगर उनका नेगेटिव आता है और या वो इससे भी कुछ बैकआउट की बात करते हैं, या जिस तरह आपने ठीक फरमाया कि अगर नेगेटिव या जरा भी कुछ इस किस्म का शकूक व शुबात का रिएक्शन आता है, तो फिर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़ाहिर है इसी इत्तेहादी हुकूमत पर पड़ेगी और इसमें शामिल जमातों पर पड़ेगी, और उसके ज़ाहिर असरात जो है वो हमारी जमात पर भी पड़ेंगे। और इत्तेहाद जो है आज कहा गया कि हम कायम रखेंगे और हर कीमत पर कायम रखेंगे, लेकिन इस तरह की जो दरारें जिनको मैं कहूंगा अगर वो पड़ती रही तो फिर तो इत्तेहाद मजबूत नहीं रहेगा। इत्तेहाद को मजबूत रखने के लिए मैं समझता हूँ कि काफी जो है एक दूसरे की तरफ से दिखाई जा रही है। मेन वजह उस लचक की यही है कि ताकि इत्तेहाद को कायम रखा जाए, अगर बात कायम रहे
लेकिन इत्तेहाद को कायम रखने के लिए भी फिर अपने असूलों पर भी खड़ा होना पड़ता है। फिर ये तो अब आने वाला वक्त और फिर 12 मई की जो शाम है वही बता सकेगी कि क्या सूरत हाल है। चलें, अल्लाह करे कि वो शाम जो है वो अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए। आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत मेहरबानी किसानों साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी माहिर भी हैं और आइनी माहिर भी हैं, और हमारे साथ बात कर रहे थे तफसील के साथ। और हम अब दोबारा मेरा ख्याल है कि लाहौर चलेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जनाब इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब से, और उनसे भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरीके से हम इन तमाम मामलों को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम जब राब्ता होगा हम उनसे बात करते हैं। इस दौरान एक जो कमेटी बनाई गई है गोविंदी साहब, उसमें मैं देख रहा था कि इत्तेसाद अहसन साहब मौजूद हैं, हफीज़ पीरज़ादा साहब हैं, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब हैं, ख्वाजा हारिस साहब हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं, और फ़ारूक नाइक साहब जो हैं वो उसके कन्वीनर होंगे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह ये कानून के उस स्फीयर के। लेकिन अभी जिस तरह इशारतन शाह साहब ने भी कहा कि इत्तेसाद अहसन साहब पता नहीं इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं कि वो इस कमेटी में आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, और ये जो पैकेज और ये जो बातें हम सुन रहे हैं क्या वकला बरादरी जो है वो इसको एज सच कबूल करेगी या नहीं करेगी। अभी मेरा ख्याल है कि हमें इंतज़ार की घड़ियाँ अभी मजीद जारी हैं और हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये अर्ज करता चलूँ कि कोई पोलिटिकल पार्टी जब डिसीजन करती हैं तो उन्होंने कंसेंट किया होगा, उनसे रब्ता किया होगा। मुतलका लोग जो मेंबर्स हैं वो अपनी मर्जी से अनाउंस नहीं कर सकते। ये बड़ी एक रिप्रेजेंटेटिव किस्म की इसमें नुमाइंदगी है वकला की भी, दोनों पार्टीज़ की भी। और अहम बात यह कि हफीज़ पीरज़ादा साहब हैं जो आमरों का कभी साथ नहीं देते, इस आइन के बानियों में से हैं अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब। और चौधरी इत्तेसाद अहसन साहब को जो टोटल अगर क्रेडिट किसी को दिया जाए इस लीडरशिप का वकला की मूवमेंट का, तो चौधरी इत्तेसाद साहब हैं, इलेक्टेड, वो सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। पार्टी भी देती है उनको ये क्रेडिट वैसे? हाँ देती है, पीपल्स पार्टी के वोटर्स और अवाम तो बहुत देते हैं। अगर पार्टी के अंदर कोई जेलसीज हो तो वो अलग बात है, वो हर पार्टीज में होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक नुमाइंदा कमेटी है और ये मर्जी से बनी है, और ये इसका फैसला अगर पीपल्स पार्टी को कबूल होगा, नून को कबूल होगा, PMLN को, तो वकला को भी कबूल होगा और होना चाहिए। क्योंकि इसके बाद अगर आप कहें कि ये कबूल नहीं है तो इससे अच्छी नुमाइंदगी किसी कमेटी को नहीं मिली आज तक, जिसमें फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे बड़े एक रेपुटेशन रखने वाले इंसान है पाकिस्तान में आईनी तारीख में। तो ऐसे लोगों की कमेटी जो उनसे है, ये मेरा ख्याल मैक्सिमम कमेटी है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और फिर मैं दूसरी एक अर्ज करता हूँ, बंदे सारे क्रेडिबिलिटी वाले हैं। इसमें जो पार्टियों के अलावा जो लोग रखे गए हैं वो क्रेडिबिलिटी है, साख बड़ी अहम चीज है, क्योंकि नबूवत अक्रॉस द बोर्ड जो है वो उनको लोग पसंद करते हैं। तो ऐसी चीज जो ये कमेटी फैसला करेगी, यकीनन सबको फैसला कबूल होगा और होना चाहिए। तारिक साहब, इसमें जो मुख्तलिफ जो मैं बात कर रहा था उनसे, और मैंने पूछा भी कि जो नए लोग जो हैं, जो जजेस आए थे उनके बारे में, लेकिन इसका जवाब लेने से पहले हम जरा दोबारा आज लाहौर और इस्लामाबाद का सफर जारी रहेगा। दोबारा चलते हैं लाहौर और बात करते हैं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब के साथ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल हैं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो झगड़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब। सलामकुम जी। झगड़ा साहब, आप ऑन एयर हैं, PTV लाइव चल रहा है स्टार के साथ, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इससे पहले आपका इजलास भी हुआ है, इसमें अभी हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ आपके साथियों से, इसकी तरह मुझे थोड़ी सी बताइएगा कि कुछ सस्पेंस नज़र आ रहा है, कुछ पैकेज के बारे में बातें जो पहले खबरें उड़ रही थी, अफवाहें थी, उनके बारे में अभी तक कोई तयक्कुन से आप बात कह सकते हैं कि किस पैकेज की बात हो रही है? क्या टेन्योर चलेगा इसी तरह का, या उसमें कमी लाई जाएगी, या चीफ जस्टिस के जो ओहदे की मियाद है उसमें कुछ, ये जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। जी जी, शुक्रिया हसन साहब। बात यह है कि सबसे जो अहम बात है वो ये थी कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने हमारी डिक्लेरेशन में ये कहा था कि 30 दिन के अंदर जजेस की रेस्टोरेशन होगी। तो हमारी प्रायोरिटी ये थी कि 30 दिन के अंदर ये जरूर होना चाहिए। बहरहाल कुछ नागुज़ीर हालात की वजह से, जिसमें एक जरदारी साहब का मुल्क से बाहर जाना था, उसकी वजह से कुछ ताखीर जरूर हुई। लेकिन आज आपने देख लिया कि जो फैसला आया उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दी गई कि इंशाअल्लाह 12 मई को जजेस बहाल हो जाएंगे। तो इसके बाद जो पैकेज की आप बात कर रहे हैं, तो पैकेज वाली बात जो है ये बात की बात है, सेकेंडरी बात है।
प्राइम इम्पोर्टेंस जो थी वो जजेस की बहाली थी प्रायोरिटी हमारी ये थी। अब तीन तरजीहों में हम तरजीहात में जो डाला था वो जजेस की बहाली थी और वो हमने इंशाल्लाह अचीव कर ली है। 12 मई को आप देखेंगे जजेस बहाल होंगे और ये एक ऐसी अचीवमेंट होगी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इनको सुनहरी रूप से। लेकिन झगड़ा साहब ये भी तो इम्पोर्टेंट बात नहीं है क्या कि जजेस जो बहाल होंगे वो किन शराइत पर होंगे? देखिए जी, जजेस का बहाल होना हमने हमारी डिक्लेरेशन में कहा है कि 2 नवंबर को जो पोजीशन थी जजेस की उन्हीं पोजीशंस पे वो बहाल होंगे। रही बात उन जजेस की जो अब नए ऐड हुए हैं, उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है 5 मेंबरान की और उसके कन्वीनर जो हैं लॉ मिनिस्टर हैं, तो वो बैठकर उस ये जो मोडालिटीज हैं उनको तय करेंगे और इसका तयन करेंगे कि जो नए जजेस हैं उसको किस तरह अकोमोडेट किया जाए। अच्छा झगड़ा साहब, ये जो आज हम देख रहे हैं कि 12 मई का दिन हमें सुनाया जा रहा है, ये नौबत क्यों पहुंची है? कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया हुआ था। जब 9 मार्च को आपने अनाउंस किया तो उसके बाद 30 दिन का जो टाइम दिया गया हुकूमत बनने के बाद, उस तक होमवर्क होना चाहिए था ताकि दोनों पार्टीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, आपस में इस पे होमवर्क भी होता रहा। लेकिन देखिए जी, ये कोई इतना आसान मसला नहीं था। जजेस 60 जजेस को एक कलम की जुम्मत से घर भेज दिया गया था। अब उनको वापस लाना जो है कोई मजाक नहीं था, उस पर वक्त लगना जो है ये जरूरी था कि उस पर वक्त लगे भी, तो उसको बाकायदा सही तरीके से फिर हम बहाल करें ताकि उसमें कुछ पेचीदगियां ना रहे। और पेचीदगियां दूर करने के लिए मैं समझता हूँ कि 30 दिन का वक्त जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मैंने ये भी कहा था कि 30 दिन के बाद भी अगर 2-4 दिन की हफ्ते की ताखीर होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो असल बात है कि जो असल कॉज है हमारा वो अचीव हो जाए, तो उसके लिए हफ्ता 10 दिन की मोहलत जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या इस पे ये समझा जाए कि जो आज ऐलान हुआ है उस पे जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड हैं और उनका जो रिएक्शन आएगा वो भी इसी तरह का आएगा और पॉजिटिव आएगा? डेफिनेटली जी। अब अगर उनके साथ 2 दिन बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात किए हैं तो उसके बाद वो ऑन बोर्ड क्यों नहीं होंगे? उनको ऑन बोर्ड लाया गया, उसके बाद ही ऐलान हुआ। तो ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर क्यों नहीं की गई झगड़ा साहब? देखिए जी, वो अभी दुबई में है, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी तो वो भी हो जाएगी, वो अपनी जगह भी कर सकते हैं, लेकिन दुबई में तो ये हो नहीं सकती थी। लिहाजा यहाँ पर जो फैसला उधर हुआ था वो यही था कि मियां नवाज शरीफ साहब जाके ऐलान कर देंगे। चलें झगड़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि जो आपका ऑप्टिमिज्म है वो सही मानों में रियल क्वालिटी के चक्कर में भी सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच। ये कौम और मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा मेरे साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच झगड़ा साहब, बहुत मेहरबानी। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे तफसील के साथ कि क्या मामलात हैं। एक चीज़ जो मैं पूछ रहा था आपसे, उसमें मुझे ज़रा बताइएगा, एक जो कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नज़र आ रहा है वो जो पहले नहीं माना जा रहा था मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और वो ये कह रहे थे कि पुराने जजेस ही बहाल होंगे और जो नए जजेस हैं उनका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जी आसिफ जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनको रिटेन किया जाए, तो हमने उसके ऊपर एग्री कर लिया है, तो कंसीड किया है, कंसेशंस तो हैं। अब ये इससे वकला जो हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, उसके बारे में ज़रा मुझे बताएं। मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि गिव एंड टेक से मसला हल हुआ है। कुछ लोग 2 की पॉलिसी है, उसी से ही मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हुए। लेकिन क्या इससे ये मैसेज नहीं जाएगा तारिक साहब आइंदा के लिए, लोगों के लिए, कि इस तरह के काम करो और लोगों को भर्ती करो और जिस तरह मर्जी उसका नताइज जो है वो ले लें? नहीं, देखें, अब मैं 3 नवंबर पे वापस अगर हम चले जाएं तो हम देखेंगे कि एक मुतलकुल दिनान शख्स ने पूरे कुल्ली इख्तियारात से लेस होके एक फैसला कर दिया। अब उसको नल्लीफाई करना है आपने, उसके लिए आपको कुव्वत चाहिए थी, उतने ही आपको इख्तियारात चाहिए थे। 18 फरवरी का जो मैंडेट आया उसके बाद पार्लियामेंट मार्ज़ वजूद में आई और उस पार्लियामेंट में आप अगर अपने इख्तियारात जो हैं उसको देते हैं या वो खुद अपने इख्तियारात के बल पे कोई फैसला करती है तो वही सुप्रीम होगा। तो उसकी मोडालिटी जो है वो तय करनी पड़ी थी आपको, उसी के लिए एक वक्त जो है उसका एक तयन किया गया। उस वक्त के अंदर
वो फैसला नहीं हो सका। उसके बाद फिर आपको 2, 3, 4 दिन जो हैं वो लेने पड़े। 30 अप्रैल थी, आज 2 मई है, कितने दिन ऊपर हुए? उसके बाद जो फैसला सामने आ गया, डेडलाइन जो दी है, जो कट ऑफ डेट जो दी गई है, तो कौम वैसे तारिक साहब माजरत के साथ हमें बहसीयत कौम वक्त का कुछ ज्यादा इतना एहसास नहीं। देखिए ये एक शुरू से ये सूरत हाल आ रही, 60 साल का अगर हम वक्त का तयन करें, वो घंटे, मिनट, सेकंड हम गिने तो वो करोड़ों अरबों सेकंड, मिनटों तक वो चले जाएंगे। और उसमें से आप कोई पॉजिटिव सूरत सामने अगर आपके आती है तो वो बहुत कम है। सारी सूरत हाल वक्त के ज़िया में सर्फ हुई है, इसलिए कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम जो है वो नहीं पनप सका। आप बात कर रहे थे कि आज मैंने एक बयान पढ़ा, उनका सेक्रेटरी जनरल हैं मुशाहिद साहब काफ लीग के, वो बड़े एक जोश व जज्बे से ये इज़हार कर रहे थे टेलीविज़न पे कि भाई पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान में होने चाहिए, यहाँ क्यों नहीं ये मुज़ाकरात हुए। मैं तो सिर्फ ये इतना अर्ज़ करूँगा कि क्या सदर मुशर्रफ ने बेनज़ीर साहब से दुबई में मुज़ाकरात नहीं किए थे जाके, यहाँ क्यों नहीं किए? भाई एक बंदे को आपने बाहर रखा हुआ है, आप वहाँ जाकर उससे बात कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल इस किस्म की बातें जो हैं, ये छोटी बातें हैं, सियासतदानों को ये बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें फिर भी मैं समझता हूँ कि ये बातें यहाँ पे हो सकती थी जी, अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते तो कोई मसला नहीं था। एक बात मैं करना चाहूँगा गोविंद साहब, मेरा सवाल आप सुनते नहीं है। आप सवाल से पहले एक बात बड़ी अहम इन्होंने की है, आपने पूछी, देखिए ये ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड में होता है, आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे 71 दिसंबर में पावर ट्रांसफर हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, तो पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था और बड़े लोगों ने आज तक इसको एक स्टंट के तौर पे इस्तेमाल किया। जी वो पहले सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, भी वो पाकिस्तान के पास उस वक्त मार्शल लॉ के अलावा कोई निज़ाम ही नहीं था, तो वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, सूबों में भी सिविल मार्शल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुस्तफा खर बने और दूसरे सूबों में। उसके बाद फिर एक अबूरी आइन आया अप्रैल में, वो अबूरी आइन के बाद फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो जब आप ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं तो आप सिस्टम के अंदर रह के रास्ता बनाते हैं, जो वारसी साहब बात कर रहे थे। तो ये 12 मई जो कहना जी 3 नवंबर को एकदम क्यों नहीं सूरत, कभी तारीख दोहराती नहीं है और कभी वक्त वापस नहीं आता। आज 3 मई के सिचुएशन को अगर लाना है, यानी कि जुडिशरी को रिस्टोर करना है, तो उसके आज के तकाजे हैं। अब जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस इलेक्ट होके आई हैं, जैसे ये फरमा रहे थे, वो पावर ग्रैब कर रही हैं, वो एम्पावरमेंट हो रही हैं, वो जो पावरमेंट होंगी। बात कर रहे थे ना कि वक्त वापस नहीं आता, गोविंद साहब ये वक्त हमारे यहाँ तो फिर वापस आ जाता है। ट्रांजिशन बार बार हमें उसमें से गुजरना पड़ता है। ये दायरों का जो सफर है, इसमें से हम बाहर अभी तक नहीं निकल पाए हैं। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि जब हम कंप्रोमाइज करते हैं किसी चीज़ पे, चलें जी आज हमने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई है, मौजूदा अदलिया के मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात और जो पिछले अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात, ये इनको भी छोड़ दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है वो तमाम मामलात को इस तरीके से क्यों नहीं हल कर पाती कि सारी कौम जो है वो उसका एतमाद उनके पीछे खड़ा हुआ हो और जो भी वो फैसला करें पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई हो। मेरा ख्याल लीडरशिप करना चाहती है, उनको करने नहीं दिया जाता। कौन नहीं करने देता? यहाँ की जो रियल फोर्सेस हैं। कौन रियल फोर्सेस? रियल फोर्सेस एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी, और उसके पीछे अमेरिका है। अगर पाकिस्तान जिस दिन, मैं ये समझता हूँ कि इन फोर्सेस से आज़ाद होकर अवामी हाकमियत की तरफ चला गया तो पाकिस्तान एक सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसी जो हिडन फोर्सेस हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उनका हशर क्या हुआ? चले हशर को छोड़ दें, हशर को तो फिर हशर को अगर आप याद रखेंगे तो, और उन्होंने स्टैंड लिया, वो जलावतन नहीं हुआ। आज आप मैंडेट लेकर आए हैं, 18 फरवरी के इंतखाबात ने आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने पेश किया है। उस मैंडेट का तकादा है कि आप उसके सामने एस्टेब्लिशमेंट हो या व्हाटएवर, आप उसके सामने आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाएं और उसको कहें जी कि हमने करना है, देखें और खड़े अपना काम करना। देखें ये कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है, बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स। वो खड़े हैं, उनका एक स्टैंड है, वो स्टैंड ले रहे हैं। वो कह तो फिर ये ना कहना अगर आसिफ अली जरदारी, देखें मेरे लिए बड़ी बात थी, मैं एक क्रिटिक भी हूं पॉलिटिक्स में, मेरा कोई फॉलोअर नहीं हूं मैं किसी लीडर का, लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी ने सब ये कहा कि मैं पाकिस्तान में निज़ाम बदलना चाहता हूं, तो मुझे ये तो आवाज़ किसी सियासी लीडर की तरफ से
30-40 साल बाद नजर आई। लेकिन निजाम कैसे बदलेगा गोविंदी साहब? बात यह कि बात तो की ना, जब आप बात करते हैं के साथ निजाम नहीं बदला जाता। यकीनन जब निजाम बदलना है तो उसके लिए अवाम को एम्पावर करना होगा। अवाम एम्पावर तब होंगे जब पॉलिटिकल फोर्सेस की बनाई हुई हुकूमतें एम्पावर होंगी। वो हिडन फोर्सेस, इनविजिबल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखें, मियां साहब को आज भी अमेरिकी सफीर मिली हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि जी वो वैसे स्केड्यूल था। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, अमेरिकियों के इंटरेस्ट हैं यहाँ पर तो, लेकिन ये करना पड़ता है। अगर हो ची मिन्ह अमेरिकियों से मुज़ाकरात करते हैं और जंग भी करते हैं तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो अमेरिकियों के एजेंट हो गए थे हो ची मिन्ह, वियतनाम के लीडर। तो मैं ये समझता हूँ कि पोलिटिकल फोर्सेज जो होती हैं, लेकिन हमारी पैरामीटर्स तय करने पड़ेंगे हमें। हाँ, ये सही है। इसमें हमें वेस्ट को या अमेरिका हो या जो भी हो, उसको ये बताना हमें पड़ेगा कि जनाब ये हमारे पैरामीटर्स हैं, इस पे आके हमसे जो भी बात आप करना चाहते हैं वेलकम। ये लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हम बात नहीं करेंगे, वो हम अपनी पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे। हमारी पार्लियामेंट जो डिस्कशन के बाद फैसला करेगी, हम उसके ऊपर आमन नमन रखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो ऐलान हुआ है, ऐलान मरी की तरह आज जो ऐलान हुआ है 12 मई डेट दी गई है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पोलिटिकल विल जो है ये उसकी करिश्मा साजी है। ठीक बात। और पॉलिटिकल विल के पीछे लोगों का प्रेशर, जिन्होंने उनको मुंतखब करके यहाँ भेजा है। तो ये एक प्रोसेस है। लोग, मैं, आप, हम सब बैठे यहाँ ये बात कर सकते हैं कि ऐसे क्यों नहीं, जल्दी क्यों नहीं हुआ। तो एक प्रोसेस है, वो तो उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो प्रोसेस स्लो भी हो सकता है, वो प्रोसेस तेज़ भी हो सकता है। अब 30 अप्रैल की डेट ख़त्म हुई, आज 2 मई है। मैं पहले बात कर रहा हूँ कि 2 दिन में ये पॉलिटिकल विल का करिश्मा था कि मियाँ साहब वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने बात की और फिर उसका एक नतीजा एक पॉजिटिव सूरत में जो है वो सामने आया। दूसरी बात मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा, मैं नहीं समझता कि वकला जो हैं या दूसरे जो सियासी कुव्वतें हैं इस ऐलान के हवाले से कोई ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। एक कट ऑफ डेट सामने आ गई है, उस पर अमल होगा। इसको प्लीज होल्ड दिस थॉट। हमारा ये आज स्पेशल प्रोग्राम है, 2 घंटे का प्रोग्राम है नाजरीन, और इसमें हम मज़ीद बात भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो बातें आज हम आपके साथ कर रहे हैं, इसको आज इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकाल के यहाँ से उठें। और देखना ये है कि आज जो ऐलान हुआ है 12 मई के हवाले से, उसकी क्या मुज़मरात होंगे, उसमें हमें क्या आगे देखना पड़ेगा और पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो कैसा चलेगा। एक वक्फा लेते हैं ब्रेकों उसका, खासतौर पर न्यूज़ के हवाले से। न्यूज़ के बाद जब आएंगे तो फिर मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद लोगों से फ़ोन पर भी बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है नवाज शरीफ साहब की आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि 12 मई को अदलिया बहाल हो जाएगी और एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये सारा सिलसिला होगा, करारदाद लाई जाएगी, उसके बाद एग्जेक्टिव ऑर्डर यानी नोटिफिकेशन आएगा और बहाल हो जाएगी अदलिया। और ये जो अदलिया बहाल होगी उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे सिनेरियो के ऊपर, और उसी को आज हम ज़रा जांचने की कोशिश कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे साथ BBC उर्दू सर्विस के एडिटर जनाब आमिर अहमद खान साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और बताइएगा कि बीइंग ए जर्नलिस्ट आपका क्या तज्जिया है और इसमें क्या खोया, क्या पाया, क्या किसी ने कंसीड किया, क्या किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया, किस तरह इसको आप देख रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक पाने की बात है, मेरे ख्याल है दोनों हलीफ जमातें जो हैं उन्होंने इसके अंदर बहुत कुछ पाया, क्योंकि जिस मामले के ऊपर, ये जजों की बहाली के मामले के ऊपर जो सियासत चल पड़ी थी इस मुल्क के अंदर, वो होते होते एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां लगना ये शुरू हो गया था कि वो जो इन हलीफ जमातों ने बड़ा वादा किया है अवाम के मसले मिलकर हल करने का और गैर जमहूरी कुव्वतों की साजिश का हिस्सा न बनने का, वो बड़ा वादा भूलकर, वो बड़ी तस्वीर भूलकर वो उस तस्वीर के एक छोटे से हिस्से के ऊपर आकर फंस गए हैं। और अगर इस मामले के ऊपर इन दोनों जमातों का इत्तेहाद टूट जाता, ये मखलूत हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो जाती, तो वो जो अवाम ने एतमाद दिया का इजहार किया था इन दोनों जमातों के ऊपर 18 फरवरी के इंतखाबात में, जहां मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 18 फरवरी के इंतखाबी नताइज पर जो अवाम में खुशी थी उसकी बुनियादी तौर पे 2 वजूहात थी। एक ये
कि अवाम को मौका मिला एक फौजी हुक्मरान के बनाए हुए सियासी निज़ाम को रद्द करने का, और दूसरा ये कि दो बड़ी सियासी कुव्वतें पाकिस्तान की जो हैं उन्होंने मिलकर काम करने का, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा, माजी के हरीफ थे ये, इन्होंने मिलकर फैसला किया। तो वो जो वादा था वो लोगों को इस सारे झगड़े में, इस कश्मकश में घूमता नजर आ रहा था, और वो जो एतमाद लोगों ने 18 फरवरी के इंतखाबात में इन दोनों जमातों के ऊपर किया था, उस एतमाद को इस कदर शदीद ठेस लगनी थी कि इस वक्त अगर इस मामले के ऊपर ये इत्तेहाद टूट जाता तो फिर आने वाले वक्तों में आमरीत का रास्ता रोकने वाली शायद एक भी जमात पाकिस्तान के अंदर बाकी ना रह जाती। तो पाया तो साना साहब बहुत कुछ। अच्छा, इसमें एक ज़रा बताइएगा कि पाया तो हमने बहुत कुछ, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि 18 फरवरी के इंतखाबात की आपने बात की है कि कौम ने एतमाद किया इन दोनों पार्टीज़ के ऊपर, जो मैंडेट दिया गया था उसमें अब थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है कि PMLN तो कहती है कि हमें एतमाद मिला, मैंडेट मिला इन जजेस को बहाल करने के हवाले से, लेकिन पीपल्स पार्टी के सरबराह जो हैं जनाब जरदारी साहब, वो कहते हैं कि हमें ये जो मैंडेट मिला था वो जुडिशरी के हवाले से नहीं मिला था, हमें रोटी कपड़ा और मकान का मिला था। तो यहाँ पे एक तजाद जो है वो सामने आ जाता है, तो इसको कैसे ब्रिज करेगा ये कोलिशन? ये इसको किसान साहब मैं समझता हूँ कि इसको तजाद तो नहीं कहना चाहिए, ये दो फर्क रास्ते हैं जो शायद जिन दोनों रास्तों की मंजिल एक ही है। लेकिन देखें, ये जरूर इसमें फर्क है कि मुस्लिम लीग नवाज का इसरार कि उनको जो मैंडेट मिला वो जजों की बहाली के लिए मिला। आज फैसले के मुताबिक 12 मई को जज तो बहाल हो जाएंगे, तो क्या इससे ये समझा जाए कि मुस्लिम लीग नवाज का मैंडेट खत्म? क्या लोगों को उनसे सिर्फ यही उम्मीद थी कि ये आएंगे, ये जजेस बहाल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे, इस्तीफे दे देंगे या खामोशी से पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे? तो ये सियासत जो चली, जैसे मैंने पहले कहा कि जजों के मामले के ऊपर जो सियासत चली, उस सियासत को अपने हक में मोड़ने के लिए या उसमें मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए उन्होंने जोर जरूर दिया इस बात के ऊपर कि हमें जजों की बहाली का मैंडेट मिला, लेकिन सिर्फ जजों की बहाली का मैंडेट इस इलेक्शन में किसी को भी नहीं मिला। बुनियादी तौर पे लोगों का मसला जजेस की बहाली से बहुत ज्यादा आगे है। पाकिस्तान तरह तरह के बहरानों का शिकार है, महंगाई, बिजली। आप आज सड़क पर निकल जाएं, ये दो चीजें हैं जिनकी सबसे पहले अवाम जो है वो आपसे शिकायत करते नजर आएंगे, आपसे गिला करते नजर आएंगे। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप कहेंगे कि इट इज अ जायंट स्टेप फॉरवर्ड? ये बहुत बड़ा कदम है आगे। जैसे मैंने कहा कि इस लिहाज से बहुत बड़ा कदम आगे है कि इस इत्तेहाद ने एक बहुत बड़ी रुकावट अपने रास्ते में जो थी वो फलांग ली। रुकावटें खत्म नहीं हुई किसान साहब, अभी बहुत ज्यादा मामलात और हैं। अभी हमने देखना है कि जिन लोगों ने जजेस को बरतरफ किया था उन लोगों की तरफ से, ईवान सदर की तरफ से अभी क्या रिएक्शन आता है, किस तरह से वो उनका क्या रद्द अमल होता है इस चीज के ऊपर, उससे ये इत्तेहादी जमातें कैसे निपटनी हैं। और उससे कहीं बड़ा चैलेंज, उसको भी छोड़िए, वो भी सियासत की बात है, उससे कहीं बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये जो गरीब अवाम पिसे हुए हैं तरह तरह के बहरानों में, उनको किस तरह से निकालना है। पहला कदम बहुत अच्छा, जो पहली मुश्किल, बड़ी मुश्किल इनके सामने आई, बहुत अच्छी तरह दोनों जमातें इसके साथ निपटी हैं। और अगर इसी तरह से इन्होंने हर बहरान का मिलकर कुछ अर्से तक भी फैसला कर लिया तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अवाम ने जो 18 फरवरी का मैंडेट दिया था उसमें अवाम का जो एतमाद लड़खड़ाता नजर आ रहा था वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए, और ये ही इस सारा जो जमहूरी प्रोसेस है उसकी असल फतह होगी। ठीक है, और इस फतह में आप समझते हैं कि वकला बरादरी जो है वो भी ज़ाहिर एक स्टेक होल्डर है, वो इसमें ऑन बोर्ड है उनके साथ? देखिए, वकला बरादरी जो है वो उसका वास्ता रोज बरोज लोगों से पड़ता है। वो कोई ऐसी बरादरी नहीं है जो दफातर में बैठ के काम करती है या जो बाहर बिजली नहीं है तो उनके दफ्तरों के जनरेटर चल रहे हैं और वो बड़े मजे में चल रहे हैं। उनका रोज बरोज और अक्सर औकात ज्यादातर उनका गरीब अवाम से पाला पड़ता है। वकला बरादरी के अंदर ये एक रियलाइजेशन थी। आपने जब देखा, जब ये 30 अप्रैल की डेडलाइन का शोर मचा तो वकला बरादरी ने उनके कुछ रहनुमाओं की ये ख्वाहिश भी थी कि एहतजाज किया जाए या उनका एहतजाज जो है उसको थोड़ा सा जोर दिया जाए, लेकिन मिलजुल के वकला बरादरी का फैसला यही रहा
कि फौरी तौर पर हम कोई एहतजाज शुरू नहीं करेंगे, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वकला बरादरी को भी बाकी सब लोगों की तरह एहसास है कि लोग कितनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वो तसादम का खात्मा चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, सियासी तसादम का, वो कश्मकश की सियासत का जो है वो खात्मा चाहते हैं, ताकि हुकूमतें जो भी बने, वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, कोई और हो, हुकूमतों को मौका मिले कि वो लोगों के मसाइल हल कर सकें। इसलिए वकला बरादरी को भी अब ये अगले 10 दिनों के अंदर जो सियासत है, जिसके अंदर जजेस की बहाली भी होनी है और उसी के अंदर कोई ना कोई मामला तय पाने हैं आईनी इस्लाहाती पैकेज के ऊपर भी, उसमें भी जजेस की ये जो वकला बरादरी है हमारी, उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अब जज्बात का वक्त खत्म हुआ, जोश का वक्त खत्म हुआ, अब होश से सारी चीज को देखें और अवाम को सामने रखकर देखें, ना कि सिर्फ और सिर्फ अदलिया को। बिल्कुल ठीक है आपने आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। आमिर अहमद खान साहब BBC उर्दू सर्विस के एडिटर, और हमारे साथ वो बात कर रहे थे तफसील के साथ। जॉइंट स्टेप फॉरवर्ड उन्होंने कहा, और वाक़तन जो लोग आज फील कर रहे थे कि खुदा न खास्ता इस मामले में कुछ गड़बड़ होगी या इत्तेहाद जो है उसको कुछ इस तरह का कुछ रखना जो है वो सामने आएगा, उनको आज मायूसी हुई है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको आज तकवीत पहुंची है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस सारे सिनेरियो को फिर ज़रा दोनों हमारे जो मेहमान हैं उनसे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक।